गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक टॉपिक लेने वाले हैं इकोनॉमिक्स में। उस टॉपिक का नाम है बैंकिंग। एक चीज़ ध्यान रखना, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, तो ये हर जगह काम आने वाला है। इवन आप सीयूटी के स्टूडेंट भी हो जो अपकमिंग एग्जाम देने वाले सीयूटी वाले, उसमें बैंकिंग सेक्टर आरबीआई वाला चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पीडीएफ में आपको सबको शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब लिंक में नीचे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ समझो, पहले कुछ बेसिक चीज़ समझो बैंकिंग के बारे में। अगर आप बैंक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती है। सर बैंकिंग के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आप पढ़ते भी हो कि सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है कौन है? आरबीआई है। आरबीआई जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। अगर मैं इससे आपसे यहीं से पूछता हूं एक क्वेश्चन कि ये बताओ अभी एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो शक्तिकांता दास है, ठीक है। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। गवर्नर को अपॉइंट सरकार करती है, बोले तो गवर्नमेंट करती है, ठीक। इससे पहले जो गवर्नर थे उर्जित पटेल थे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, गवर्नर का जो कार्यकाल होता है 3 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, अब जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आपसे जैसे पूछ ले कि भाई यूएसए का कौन है? फेडरल बैंक है। क्या है? फेडरल बैंक। तो इसी तरीके से हर देश का अपना अपना बैंक होता है। ये जो बैंक है ये काम क्या करती है सर? ये बैंक काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, तो आप पढ़ोगे, अभी नोट्स में सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। आप देखते हो समय समय पे इन्फ्लेशन, मतलब बोले तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपने कुछ रेट को चेंज करती है। इसमें बहुत सारे तरीके के रेट्स होते हैं, लाइक सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्या है? टूल्स जो है, इनको बोलते हैं टूल्स। क्या बोलते हैं? टूल्स, हथियार है एक तरह से आरबीआई के, जो कि यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और देश की तरक्की बढ़े रहे, स्टेबिलिटी बने रहे, उसके लिए करते हैं चीजें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या हमारा आरबीआई में अकाउंट होता है क्या? तो याद रखना हमेशा आरबीआई में भाई किसी का अकाउंट नहीं होता। हम लोगों का जो अकाउंट होता है, आप प्राइवेट बैंक आगे पढ़ोगे आगे जाके कि आरबीआई जो है वो बेसिकली लाइसेंस देता है इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर को। अब बैंकिंग सेक्टर भी अलग अलग टाइप्स में होंगे, जैसे सरकारी बैंक जिसको हम बोलते हैं पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक, फिर हम कह सकते हैं प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबी बैंक, रीजनल रूरल बैंक जो गांव के अंदर होता है, कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सारे जो इनकी देखरेख किसकी देखरेख में होता है? वो आरबीआई की देखरेख में होता है। तो एक रफली एक आपको आइडिया लगा कि सर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है चीज़ें और कैसे पढ़ना है। आपको नोट्स में, आप देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स में आप ये एक बार मैं इसको तरीके से पढ़ने के बाद आप 1-2 बार रिवाइज कर लोगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसका सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस। देखो दिमाग से, बैंकिंग इन एनी कंट्री परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन। आपसे कोई पूछे कि काम क्या करता है बैंकिंग, 2 फंक्शन करता है। पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पैसे डिपॉजिट करता है। दूसरा वो पैसों को क्या देता है? लैंडिंग लोन, उसको आगे लोन देता है। एक नॉर्मली देख लो ना भाई, कोई व्यक्ति इंप्लॉय है, सैलरी मिलता है तो उसे खाते में जाता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, कोई कैश में बिजनेस कर रहा है, वो भी क्या करता है? बैंक में जमा करता है। तो यहाँ पे 1-2 चीज़ें ध्यान समझना। पहली बात कि जब सर हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ समझा दूँ आपको, आपके 3 तरीके का अकाउंट मेनली देखा गया है। 3 तरीके के अकाउंट होते हैं मेनली, जहाँ पे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। जैसे अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ, 3 तरीके अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है फिक्स डिपॉजिट। मेनली बैंक में यही 3 चीजें चलती है। इसको बचत खाता बोलते हैं, करंट को चालू खाता बोलते हैं और फिक्स डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट ही कहते हैं, ठीक है। अब इस पे ध्यान रखना सर, जनरली हमारे अकाउंट सेविंग में एक चीज समझना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये व्यक्ति है और इधर ये बैंक है बैठा हुआ, ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बैंक में जाते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं।
तो बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब पॉइंट समझना, ये जो बैंक है ये बैंक की कमाई कैसे होगी? तो ये बैंक आगे जाके बड़ी बड़ी फर्म, बिग फर्म मतलब है बड़े बड़े बिजनेस क्लास को, इन सबको ये क्या देगी? लोन देगी। तो लोन जब देगा तो एक चीज समझना, इनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा, सेविंग पे कम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि सर सेविंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है एज कंपेयर टू अदर। ठीक, अब इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है यही बैंक की कमाई है, यही बैंक की इनकम है, यही बैंक की इनकम है। आप कई बार एक वर्ड पढ़ते हो यहाँ पे एनपीए, आपने बहुत बार सुना होगा। एनपीए का एक चीज बता दूं, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। होता क्या है कि सर कई बार क्या होता है, मान लो बड़े बड़े लोग पैसे लेके चले गए, एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी, आपने इन व्यक्तियों के नाम सुने होंगे। इन्होंने बहुत सारा कर्जा बैंक से ले लिया, अब वो वापस नहीं कर पाए तो उसको बोलते हैं बैड डेप्ट हो जाना, मतलब दिवालिया घोषित हो जाना। तो उस केस में बैंक क्या करते हैं, वो बैंक में अगर पैसे हैं तो कुछ जीरो है ना, जीरो है, तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। से पेपर में कभी बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो इस पर अब और ज़्यादा चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस इतना ध्यान रखना कि जब कोई पैसा बैंक लोन के रूप में किसी को देता है और वो पैसा रिटर्न नहीं होता है बैंक के पास, तो एनपीए में चला जाता है। एनपीए की फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। यहाँ पे भी चीज़ बताया, सेविंग पे आपको एक फिक्स रेट ऑफ, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर करंट अकाउंट क्या होता है? नॉर्मली करंट अकाउंट वो लोग खुलवाते हैं जिनका डेली ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे बिजनेस क्लास के लोग, भाई जिसका डेली, मान लो मेरी गारमेंट की शॉप्स है, उसमें डेली सेल होती है, कुछ ऑनलाइन होता है, कुछ कैश आता है, कैश को मैं 2-4 दिन में जमा करता रहता हूँ। ये याद रखना, करंट अकाउंट में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक नहीं देता है, क्योंकि पैसा डेली निकल रहा है, जा रहा है। ठीक, उल्टा बैंक आपसे क्या लेता है? कस्टमर से लेता है सर्विस चार्ज। बैंक सर्विस चार्ज लेता है, क्या लेता है? सर्विस चार्ज करता है कस्टमर से जिसका अकाउंट है, और इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ थर्ड, फिक्स डिपॉजिट को कई जगह बुक में लिखा होता है टाइम डिपॉजिट। क्या लिखा होता है? टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं इसको। अब मान लो एग्जांपल इसके अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि एफडी करवा लो भाई, 1 साल 2 साल 3 साल। तो एफडी पे पहले दिन ही, जिस दिन मैं एफडी करवाने गया था, उसी दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा बैंक वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं एसबीआई में गया एक एफडी करवाने, बैंक ने कहा सर आप अगर 10,000 रुपये जमा करते हो तो आपको एट द रेट ऑफ 6% पर एनम मिलेगा ब्याज। यानी कि 1 साल बाद जब मैं लेने जाऊंगा पैसा, तो ये प्रिंसिपल होता है मूलधन, और जो ब्याज होता है उसको जोड़ देंगे, तो 6% निकालोगे तो कितना आएगा? 600। तो टोटल पैसा मेरे को मिलेगा 10,600। इससे कोई मतलब नहीं है इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, डिफ्लेशन क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या जा रहा है, नहीं, पहले दिन ही पता चल गया। इंडिया में बहुत सारे लोग एफडी कराने में विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सर अगर कुछ भी सरकारी बैंक में पैसा जमा है तो कहीं भागेगी नहीं। और आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको नॉलेज नहीं पता, कोई भी बैंक अगर डूब जाता है, डूबने का मतलब बैड डेप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, तो जितने भी पैसे आपके जमा है, चाहे उसमें 50 कितने भी अकाउंट होल्डर हो, आपको मैक्सिमम पहले लिमिट थी 1 लाख रुपए मिलने की। अब ये पार्लियामेंट में लास्ट टाइम बजट में पास करके इसको कर दिया 5 लाख, मतलब अप टू 5 लाख तक की रुपीज आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक में अकाउंट है और मेरा 1 करोड़ रुपए है, बैंक डूब गया तो मेरे को 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब ये मत सोचना सर आपके 5,000 है क्या 5 लाख मिल जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5 लाख। इंडिया के अंदर जो लेवल ऑफ इनकम है बच्चों की, वो ना बहुत कम है, तो लोग बहुत सोच समझ के पैसा लगाते हैं, प्राइवेट में ज्यादा लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि सर इसके अंदर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही पता होता है, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्वार्टरली मिलता है, इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर मैं ये कहूँ कि करंट अकाउंट, अच्छा इसके अंदर ये भी होता है, सेविंग के अंदर आपको चेक की फैसिलिटी मिलती है, चेक, हाँ ठीक है, करंट में भी मिलता है चेक की फैसिलिटी, लेकिन फिक्स के अंदर चेक की फैसिलिटी नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आता है नोट्स पे। तो सर ये सारी चीजें आपने बता दी, अब देखो यहाँ पे एक एक करके चलते हैं इस नोट्स पे। अब यहाँ पे देखो, ये बात तो समझ में आ गया, अब पॉइंट समझना। यहाँ पे दे रखा है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। एक चीज समझो, यहाँ पे दे रखा है इन दिस प्रोसेस गिविंग और टेकिंग, मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, एक जगह इंटरेस्ट दे रहा है और एक जगह ले रहा है, तो क्या कहते हैं द कमर्शियल बैंक और नेट प्रॉफिट। भाई बैंक का भी तो मकसद है ना एक प्रॉफिट कमाना, तो ये प्रॉफिट ही तो है बीच में जो ज्यादा और कम का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान समझना, बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर
बैंकिंग सिस्टम वो बैकबोन है। जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा है तो रीढ़ की हड्डी से खड़ी है, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो बंदा झुक जाएगा। तो सेम चीज है, बैंकिंग सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री इकोनॉमिक, ठीक है, एनी कंट्री इकोनॉमी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो ओवरऑल हम डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं अलग अलग टाइप्स पे। अब आप देखोगे कि सर मेनली आप देख पाओगे कि सर इसके अंदर बैंक को अगर मैं सेग्रीगेट करूं, देखो बैंक कैटेगराइज इनटू ब्रॉडली टू पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक है कॉमर्शियल बैंक और एक है कोऑपरेटिव बैंक। अभी मैंने बताया कॉमर्शियल बैंक कौन सी बैंक है, जिनका मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, ठीक। अब पॉइंट समझना, यहाँ पे दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर मैं ओनरशिप की बात करूं तो बैंक क्या लिखा है, अलग अलग टाइप्स में देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ठीक है। इसके अलावा क्या लिख रखा है यहाँ, द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जॉइंटली टुगेदर बैंकिंग सेक्टर इंडिया। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो मेनली क्या है आपका आरबीआई और गवर्नमेंट, क्योंकि इसी को बैंकर बैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैंकर्स बैंक बोलते हैं आरबीआई को, ठीक। उसके बाद अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश करो, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बैंकिंग का हिस्ट्री किस तरीके से हुआ है, कैसे बैंकिंग सिस्टम इंडिया के अंदर। आपको जैसे सबको पता है कि सर पहले ना यहाँ पे अंग्रेजों का रूल था, ब्रिटिशर्स है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, पहले ना बैंक ऑफ हिंदुस्तान था पहला, जो फर्स्ट बैंक था स्टैब्लिश इन इंडिया 1770 में, याद रखना कैलकटा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कैलकटा। आज कैलकटा को कोलकाता बोलते हैं, ठीक। तो पहला बैंक ये था, और उस टाइम आपने पढ़ा भी था ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस्टेब्लिश हुआ था, उसने इस्टेब्लिश 3 बैंक करे थे, और वो कहाँ पे करे थे, प्रेसिडेंसी टाउन में। प्रेसिडेंसी टाउन जैसे पहले पढ़ते हो मद्रास, बॉम्बे, ठीक है। तो याद रखना 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, ये 1700 सेंचुरी में। सर क्या ये क्वेश्चन आ सकता है, भाई पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए, साफ सीधी बात है। अगर मैं कोई मूवी देखने जा रहा हूँ, पार्ट 2 देखूंगा तो पार्ट 1 का बैकग्राउंड पता होगा तभी तो मैं कर पाऊंगा, तो ठीक है। तो ये जरूरी है, आए चाहे ना आए आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नीचे अगर हम देखें, इसके बाद देखो ध्यान समझना, यहाँ पे क्या है ऊपर दे रखा है, द फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री, अवध कमर्शियल बैंक। पहली जो कमर्शियल बैंक थी वो कौन सी थी, अवध कमर्शियल बैंक 1881 में बना था। अब आपने पीछे पढ़ा भी तो होगा पंजाब नेशनल बैंक, याद रखना यही पीएनबी की जिसकी बात करना है। पहले क्या लिखा, एस्टैब्लिश एट लाहौर इन द, लाहौर कहाँ पर है, आज के टाइम में पाकिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। अब एक चीज आपको बता दूं यहीं पे, अगर अभी पेपर में कोई पूछता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक कौन सा, तो आंसर होगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन याद रखना, एसबीआई लार्जेस्ट बैंक है। इसके अलावा आप देखोगे कि 1921 के अंदर प्रेसिडेंशियल बैंक, जो ऊपर बैंक पड़े थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो ऊपर पड़े थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, इनको क्या कर दिया, अमलगमेट कर दिया। अमलगमेट का मतलब होता है मिलाना, और मिला करके एक नया बैंक बनाया गया, जिस बैंक का नाम दिया गया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। फॉर मैनी ईयर रिमेन क्वाजी सेंट्रल बैंक, और यहाँ पे आगे जा करके आरबीआई बना 1935 में, 1935 में आरबीआई को स्टैब्लिश करा गया, ठीक है। और कई बार पेपर में पूछता है कि आरबीआई कैसे बना, तो आरबीआई एक्ट 1934 से बना। याद रखना, एक्ट मतलब कानून आना, तो आरबीआई एक्ट 34 से आरबीआई को बनाया गया। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। चलो आगे चलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंट, जब देश आजाद हो जाता है, तो एक चीज समझना आप यहाँ पे नोट्स में, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासेस द बैंकिंग कंपनीज एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बैंकिंग को लाइसेंस मिलता है इसी के थ्रू मिलता है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, और बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और यहाँ पे दे रखा है, आपसे कभी कोई पूछ ले कि आरबीआई क्या काम करता है, तो देखना आरबीआई क्या करता है, सुपरवाइजरी का काम करता है। सुपरवाइज मतलब होता है देखना,
रेगुलेट करता है, रेगुलेट मतलब चीज़ों को रेगुलेट करना कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर, और इसी को बोलते हैं सेंट्रल बैंक अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक अथॉरिटी। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ कहानी दे रखी है, स्टॉप नहीं हो सकता, पानी गिरा लिया। एक मिनट, सर को भी भेजना, स्टॉप कहाँ होता है? नहीं है, कोई बात नहीं, बॉटल दे, बोलते बोलते गिलास है। इस नोट्स को एक बार पढ़ लोगे तो इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमेशा कोशिश ये करा करो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, एक ही बुक पढ़नी है 3-4 बार, या एक ही नोट्स पढ़ने 3-4 बार, कम से कम 3 बार है मिनिमम। जो व्यक्ति 5 बार पढ़ ले तो बहुत वेल एंड गुड है, दिमाग में छप जाएगी चीज। थैंक यू बेटा। फैन चलाना तो पीछे वाला चला, पीछे लाइट ज़्यादा लग रही है तो रो टूट रहा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे क्या दे रखा है? बैंकिंग सेक्टर इंडिया की बात कर रहा है। अभी सारी चीजें पढ़ लिए सर, गो थ्रू फटाफट करते जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर कब हुआ था? 1949 में पास। चैलेंज फेस बाय बैंकिंग सेक्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट। एक चीज ध्यान रखना, पोस्ट इंडिपेंडेंट जब हमारा देश आजाद होता है उसके बाद की कहानी है, ठीक। अब हमारे पास चैलेंज बहुत सारे आए। आपने पढ़ा होगा कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लेडीज प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो उसके टाइम में बैंकों को नेशनलाइज करा गया था। 14 बैंकों को लिखा है 14 प्राइवेट बैंक वर नेशनलाइज टू ब्रिंग अ रिफॉर्म इन द। आगे जाकर के और भी बैंकों को करा जाता है। टोटल 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। अब पॉइंट समझना सर, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है करने की। आप एक चीज़ ये देखोगे, जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा था। अगर मान लो पैसा बहुत ज़्यादा है तो लोगों से पैसा ले लेके वो कर रहे काम, और उनके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी, तो कल को पैसा लोगों को लेके भाग जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? तो सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया कि नेशनलाइजेशन करने का पर्पज़ ये था कि बहुत सारे लोग प्राइवेट लोगों को पैसा दे रहे थे, कुछ रूल कायदे कानून इतने थे नहीं सख्त, तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि कल को नेशनलाइजेशन करना जरूरी है, उसमें गवर्नमेंट का स्टेक होना चाहिए, ठीक है, तभी वो जिम्मेदारी होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेशनलाइजेशन बैंक की बात करेगी। और आगे जाकर के क्या हुआ, आज अगर हम बात करें डिजिटल बैंकिंग, एक चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम करते हैं डिजिटल बैंकिंग की तो है, जब उस टाइम आया था डिजिटल बैंकिंग, कब आया था? 1988 राजीव गांधी के टाइम में। तो आप देखते हो शुरू में बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये थोड़ी ना ऐसे तो बहुत फेक हो जाएगा, डाटा इधर चला जाएगा वहाँ चला जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई चीज़ सेटअप कर रहे हो और उसके लिए पीछे से बैकअप है चीज़ों को लेकर के, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो याद रखना पेपर में कि डिजिटल बैंकिंग जो है वो आज का नहीं है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे लिख भी रखा आरबीआई सेटअप। इसके जो हेड थे कंप्यूटराइज का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर सी राजारंगन, ठीक है। इन्होंने देयर हैज बीन रिपीट चेंज द वर्किंग, और एक कहीं ना कहीं बैंकिंग का काम करने का तरीका चेंज हो गया जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो गया या डिजिटलाइज हो गया। आप कई बार आप पढ़ते हो चेक के बारे में पढ़ते हो, आप सबको पता है चेक के अंदर कुछ चीजें आपको पता ही होगी कि सर चेक हम पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं इसको, वो ट्रांसफरेबल होता है। आप कई बार आप चेक में देखते हो ऐसा करके कोई अकाउंट पे ही लिखता है, इसका मतलब ये है कि जिसके नाम पे चेक है उसी के खाते में वो पैसा जाएगा बस। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ कोड आता है, यहाँ पे 6 नंबर का कुछ डिजिट होता है, उसको बोलते हैं चेक नंबर। क्या बोलते हैं? चेक नंबर। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी कोडिंग होती है, उसको बोलते हैं MICR। हमें कैसे पता चलता है बैंकों को कि ये चेक रियल है या फेक है? कैसे पता चलता है? सपोज डेट संदीप सर ने
बैंक से एसबीआई में सर का अकाउंट है और वहाँ पे चेक बुक इशू करवा रखा है। चेक बुक इशू करते हैं तो जो चेक नंबर है ना वो उनके कंप्यूटर में डले हुए होते हैं। अब सर कभी इशू करेंगे किसी पार्टी को चेक, तो वो चेक मान लो मैंने किसी दूसरे कैंडिडेट को जो एसबीआई का चेक मैंने इशू करके उसको दिया पेमेंट, लेकिन उसका बैंक है पीएनबी, मैंने चेक तो काट के दिया एसबीआई का। अब वो क्या है, पीएनबी में जब वो चेक डालेगा तो पीएनबी वाला एसबीआई से कंफर्म करेगा कि ये क्या है, चेक वही है जो आपका है रियल में, तो वो कंफर्मेशन में ही टाइम लगता है 1-2 दिन का। और आजकल तो प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया, इनमें बार कोड डले होते हैं, तो ऑथेंटिकेशन को चेक करता है और उसके बाद ही जाके चेक क्लियर होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस चेक नंबर पे या इससे हो जाता है, साइन भी मैच करता है, सामने वाली पार्टी का साइन देखा जाता है, अगर साइन में थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो आपका चेक क्या होता है, बाउंस हो जाता है। याद रखना, चेक बाउंस का मतलब होता है 2 कंडीशन में चेक बाउंस हो सकता है। एक कंडीशन है कि आपके खाते में पैसा नहीं है, सपोज मैंने 10,000 की पेमेंट दे दी और मेरे खाते में पैसा है नहीं, पहला कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि चेक बाउंस होने का कारण कि सर चेक की ना सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, या और भी कुछ कारण है। चेक को कई बार बोलते हैं मोड़ के नहीं, मोड़ना नहीं, क्योंकि फिर अगर बार कोड पर अगर ज़्यादा लाइन में पड़ जाएगी तो स्कैन करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपको आइडिया लगा होगा। एटीएम का फुल फॉर्म पता ही होना चाहिए आप सबको, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ई बैंकिंग जानती हो, ई बैंकिंग किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बात करते हैं। आज जितना भी जमाना हो गया इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो गया। आप जाओ पासबुक में एंट्री करानी है, एसबीआई के बाहर एटीएम जैसे मशीन लगाओ तो उसमें अपनी पासबुक डालो, ई बैंकिंग। पैसा जमा कराना है, ई बैंकिंग, अपना एटीएम कार्ड से स्वैप करवाओ, ग्रीन चैनल बोलते हैं उसको। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस और धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। आप हमेशा ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स को तभी समझ पाओगे अच्छे तरीके से जब आप आसपास की चीज़ों को जोड़ पाओगे, नहीं तो नोट्स तो भतेरो पड़े में, उसको पढ़ना कैसे है वो चीज़ मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों पे आपको कमांड होनी चाहिए। और आज देखो यहाँ पे लिखता भी है मोबाइल बैंकिंग टू द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्रांति लेके आई है, एनीवेयर बैंकिंग टुडे। आज के टाइम में घर बैठे बैठे आप बैंकिंग कर सकते हो, जरूरी ना बैंक में जाओगे तभी पैसे डिपॉजिट होंगे, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं कहानी के अंदर। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई आप सबको। अब आगे देखो, अब ये दौर आया, कब का दौर है इसमें देखो ध्यान से, एलपीजी की बात कर रहा है। आप सबको पता ही एलपीजी सिलेंडर नहीं है, ध्यान रखना, एलपीजी गैस। लेकिन मैं एक चीज समझना ध्यान से कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपको ये मैं हमेशा समझाता हूं कि एक वर्ड आता है उससे आप क्या क्या सोच सकते हो दिमाग में। एलपीजी तो सिलेंडर का भी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यहाँ पे क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और, ठीक है देख लेना, हिंदी पे ज़्यादा फोकस मत करना, इंग्लिश ही पे। अच्छा आगे देखो, अब हुआ क्या कि 1991 से पहले इंडिया के अंदर बाहर देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना अलाउ नहीं था। इसकी एक छोटी सी कहानी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बताता हूँ कि उस टाइम हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उस टाइम हमारे देश के हालात ठीक नहीं थे। जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होता है, एक चीज़ कभी पेपर में पूछ ले कि फॉरेक्स रिजर्व की देखरेख कौन करता है, तो आंसर होगा आरबीआई रखता है। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम बाहर देशों से कुछ इंपोर्ट कर सके अनाज उनाज, तो कहीं ना कहीं हमें लोन लेने की जरूरत पड़ी। हमने आईएफआई और वर्ल्ड बैंक को बोला भाई हमें लोन दे दो। उन्होंने कहा भाई कुछ कंडीशन है, अगर आप करोगे तब हम आपको लोन देंगे। ऑब्वियसली बात है, जब कभी कोई पार्टी लोन देती है तो अपनी कंडीशन के हिसाब से आपको मानना पड़ता है, तभी लोन मिलता है। अब उसमें हुआ क्या कि भाई आप अपनी, उन्होंने देखा कि इंडिया की इकोनॉमिक ज़्यादा ओपन नहीं है, कुछ ही सारा काम सरकार करते, तो उन्होंने बोला लिबरलाइज करो, अपने काम को लिबरलाइज करो, मतलब दूसरों को दो, प्राइवेट के हाथ में दो। फिर लिबरलाइज का मतलब ये भी है कि लाइसेंस रूल खत्म करो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब प्राइवेट वालों को भी आने दो, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, वैश्वीकरण का मतलब होता है अपने देश के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट आने दो, दूसरे देश को भी यहाँ पे बिजनेस करने दो और अपना, अगर ये करोगे तो आपको, और वहीं से स्टार्ट होता है एलपीजी वाली कहानी, ध्यान रखना। तो 2 चीज़ ध्यान रखना, डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सबसे हो गया। 1998 के अंदर एक कमेटी बैठी थी, उस कमेटी का नाम था नरसिम्हन कमेटी, जिसने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए काम करा था। देखो रिफॉर्म होता क्या है, बदलाव। अभी पीछे आपने पढ़ा होगा किसान आंदोलन बिल, किसान से रिलेटेड पास हुआ, रिफॉर्म होता है चेंज करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदलाव, तो इसके लिए एक नरसिम्हन कमेटी का गठन करा गया बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। अब इसके अंदर ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, बस इतना ध्यान रखना, 4 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर, कंट्री रेज द कैपिटल एडुकेसी, फॉरेन बैंक, नॉट टू ऑल रिकमेंडेशन वर इम्प्लीमेंटेड बाय इमीडिएटली बट द कमिटी प्रोवाइड टू मेजर इवेंट द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। अब पॉइंट समझना, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सारे वर्ड की मीनिंग पता हो।
कंपटीशन वाले स्टूडेंट को ये दिमाग में रखना चाहिए, अगर मोटे मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको पेपर लिख करके नहीं करना, एमसी ऑप्शन आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी ज़्यादा पतझड़ में मत पढ़ना। हाँ, अगर ज़्यादा रिसर्च करनी है तो और चीज़ें ढूंढो और करो। तो हमेशा ध्यान रखना, पॉलिसी यही होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें पढ़ो जो काम की उसको निकालते जाओ और आप बाकी चीज़ों को छोड़ते चले जाओ। छोड़ने का मतलब ये नहीं, अगर मन कर रहा है तो उस पर रिसर्च करो, खुद ही ढूंढो, और नहीं होता तो मेरे से क्लास में आप डाउट पूछ लेना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तमन्ना समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रही भी क्लास में? हैं? आज बोल नहीं रही है लड़की कुछ। चलो, आप ही का टॉपिक है नहीं है? क्या हुआ? तो टेंशन क्यों ले? टेंशन मत लेना, अभी हूँ, ठीक है, अभी आ रहा हूँ, टेंशन मत ले, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन सारे को देने हैं, बस आपके एमसीक्यू क्वेश्चन अलग होंगे सीयूटी वाले के लिए और नॉर्मल अलग होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो, टेंशन मत लेना किसी चीज़ का, ठीक है। बस कॉपरेट कर, अभी क्लास में देखते हैं। अब क्या है, लार्जेस्ट बैंक कौन सा है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बैंक है 1955 में। आपने पीछे पढ़ा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एसोसिएट बैंक थी, बहुत सारे 7 बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, ऐसे करके बहुत सारे थे। तो टोटल उन सबको जाके मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया? मर्ज करके एक ही बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले अलग अलग हुआ करती थी। अब पॉइंट समझे, यही सारी कहानी यहाँ पे दे रखी, तो ये नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है 1969 में कितने बैंक नेशनलाइज हुए? 14। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड 6 वर नेशनलाइज, और आगे जाके 6 बैंकों को और करा गया 1980 में। तो 14 + 6 20 होता है, लेकिन बाद में 2 बैंकों को मर्ज करके कर दिया तो 19 बैंक हो गए। कितने हो गए? 19 बैंक, ठीक। इसके बाद की जो कहानी है इसके अंदर देखो, जो भी मैंने आपसे समझाना चाह रहा था यही चीज समझाना चाह रहा था। ये देखो सारी कहानी दे रखी है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जितने भी बैंक थे इन सबको मिला दिया गया 2017 में, एसबीआई ने मर्ज कर दिया, ठीक है। और मर्ज करते ही देखो, स्टेट बैंक आज के टाइम में क्या है? सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे जाके यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, इसको सब्सिडी बैंक बोलते थे। क्या बोलते थे? सब्सिडीज बैंक, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ पे क्या कह रहा है? अगर आपसे मैं पूछूं, आपका आ गया 12th वाला बुक फंक्शन ऑफ बैंक, इसमें नोट्स में सब कुछ है, सीयूटी के लिए भी है, बैंकिंग एग्जाम के लिए भी है, रेलवे के लिए, सबके है, ठीक है। तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन करोगे ना आपसे निकलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और नहीं निकले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा वहाँ। अब देखो, कोई आपसे पूछे कि बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट। और दूसरा क्या है? यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे किसकी बोल रहा है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी आपको, टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, इसी को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। और आरडी का मतलब होता है रेडी रेकनर, रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। ये क्या होता है बता देता हूँ। जैसे आपने एक सुना होगा पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट ऑफिस है, उसमें कई लोग मंथली पैसा जमा करते हैं जिसको बोलते हैं आरडी। क्या बोलते हैं? आरडी। इसका फुल फॉर्म है रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। आप मंथली क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहे हो उसमें, ठीक है। उसके बाद तो ये सब सर क्या है? टाइम डिपॉजिट। अच्छा, इधर है क्या लिखा हुआ है? डिमांड डिपॉजिट। तो अभी मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी तो तीनों समझा दिए थे इकट्ठे। तो ये कैटेगरी किसके अंदर आएगा? डिमांड डिपॉजिट के अंदर। डिमांड डिपॉजिट में क्या आएगा? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। लेकिन ये किधर आएगा? ये आएगा टाइम डिपॉजिट। ये सारी चीजें जो टाइम से रिलेटेड है, एफडी भी टाइम से रिलेटेड है, ठीक है, इस तरीके से। अब इधर देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे इस नोट्स में अगर आप देखोगे तो सर एक चीज दे रखी है यहाँ पे, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मनी लैंडिंग। अब देखो मनी किस किस फॉर्म में आपको मिलता है, जैसे एग्जांपल लोन। लोन तो समझा ही दिया, बैंक लोन दे रही है तो क्या है? उधार देना। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट। कोई बता सकता है ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अगर पता है तो देखो, ओवरड्राफ्ट मतलब ऐसे समझो कि मेरे खाते में पैसा नहीं है, मेरे को बैंक ने पैसा फैसिलिटी दे रखा है, जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है? मेरा खुद का पैसा नहीं है और बैंक का पैसा यूज करूंगा, उसको पे करूंगा। ओवरड्राफ्ट उसको बोलते हैं जब आपके रियल में खुद के पैसे नहीं है लेकिन आपको बैंक ने लिमिट दे रखी है कोई चीज, ठीक है। इसके बाद कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट कैश रिलेटेड है, कैश भी आप निकाल सकते हो, ठीक है।
उसके अलावा डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, यहाँ पे समझा रहा हूँ एक चीज़। मान लो एक चीज़ समझना, एक मिस्टर ए है और इधर मिस्टर बी है। इसने इसको सप्लाई करा, सप्लाई दिया, इसने कोई सामान बेचा, इसने कहा भाई मेरे पास तो अभी पैसा है नहीं, तो पैसा मैं ना एक लेटर लिख के देता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें प्रॉमिस करता हूँ मैं अब 2 महीने बाद आपको पैसा दे दूंगा। इसने कुछ लेटर वेटर तैयार करा ऐसा फॉर्मेट और उसमें लिख दिया कि संदीप सर को मैं 2 महीने बाद पैसा इतना रुपया दे दूंगा। अब ध्यान से समझना बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बैंक क्या काम करती है, बैंक ये करती है कि मिस्टर ए को बोले तो संदीप, यहाँ पे मैं बैठा हुआ संदीप, अगर मान लो मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने क्या करा, ये जो बिल था ना ये लेके बैंक में चला गया और बैंक वाले को कहा कि सर ये बिल को एक्सचेंज को, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कर दो। मतलब ऐसा समझना, अगर इसकी लिमिट 10,000 का है, 10,000 रुपये मेरे को बी से लेने थे, तो बैंक के पास जब मैं जाऊंगा इसको ले करके, तो बैंक क्या कहेगा, कहेगा देखो संदीप जी आपको 10,000 का है, मैं 500 रुपये कट कर ले रहा हूँ अपने चार्जेस और आपको 9500 दे दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप उसी दिन मान लेना कि आपका 10,000 का सेटल्ड हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बी कब आएगा, जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे तो बैंक इससे पैसा कलेक्ट करेगा। क्या करेगा, इससे पैसा कलेक्ट करेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बैंकिंग सेक्टर काम करता है इसका। ऐसा जरूरी नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज, बहुत सारे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, मेरी लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारी मेरी पॉलिसी है, तो मेरे को कुछ याद नहीं रहता, तो मैंने बैंक को काम सौंप दिया कि भाई साहब मेरा जब भी बिजली बिल आया, गैस बिल आया, सारा आप जमा कर देना। तो उसके पास मेरी सारी डिटेल्स होगी, क्योंकि खाता मेरे उसके अकाउंट में है, वो बैंक में है, वहाँ से मेंटेन करेगा। तो जैसे ही पेमेंट आएगा वो फट से पेमेंट काट देगा, अगले को पेमेंट कर देगा। तो ये सब भी बैंक काम करता है। बेशक हम सब लोग ये काम नहीं करवाते बैंक में, लेकिन ये सब बहुत सारे काम बैंक करता है। बिल्कुल, ये चार्जेस ही तो है। जो 500 रुपये इसने कमा लिया है तो उसकी कमाई है भाई, सिंपल सी बात है। जैसे आप डीडी भी बनवाते हो, कॉलेज की फीस जमा करने हैं, डिमांड डिपॉजिट कई बार, तो 10,000 का डीडी है तो कहता है 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 50 रुपये क्या है, उसकी कमाई है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारी चीजें बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। क्लियर है तमन्ना? ठीक, आगे देखते हैं। सर ओवरड्राफ्ट है, आपने बोला वो बैंक पैसा देता है, हाँ हाँ, तो हमें भी तो कभी रिटर्न करना पड़ेगा इससे? हाँ, तो करना ही पड़ेगा, उसकी टाइम पीरियड है। अभी एक चीज, चलो यहाँ पे आपने पूछा ही तो एक चीज बता दूं। चलो भाई अपन ही क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ भाई। SBI का क्रेडिट कार्ड है, मान लो मेरे पास, मान लो नहीं है भी, ऐसे लिमिट नहीं बता रहा आपको मैं बस। ठीक है, अब मान लो एग्जाम्पल कोई कार्ड की लिमिट 30,000 है। ध्यान समझना, एक चीज़ सीख लो, बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड बर्डन लगता है, मेरे को तो बहुत फ़ायदा लगता है पर्सनली। क्यों फ़ायदा लगता है, अगर एक व्यक्ति को पता है कि मेरे मंथली खर्चे कितने हैं, तो मैं पूरे महीने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता रहता हूँ, महीने के लास्ट में बिल भेज देता है, संदीप सर आपके कितने पेमेंट हो गए। तो उस फोल्डर में देखता हूँ कहाँ कहाँ पैसे खर्च करें। जो फालतू करेंगे वो भी दिखाई देंगे, उस दिन बर्गर खा लिया था, पिज़्ज़ा खा लिया, अगली बार थोड़ा कम करूँगा। पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूँ कि डिपेंड करता है ह्यूमन नेचर के ऊपर कि वो किस तरीके से इस्तेमाल करता है। पॉइंट समझना, मान लो एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का बिल आता है 10 फरवरी 2000, बिल डेट है 10 फरवरी। अब पॉइंट समझना, ये जो 10 फरवरी, आज 11 फरवरी है, तो मेरा बिल आता है 10 फरवरी को। तो अब जो मैं 10 के बाद जो खर्च करूंगा तो बिल कब आएगा, 10 मार्च को। कब आएगा, 10 मार्च को। आप कहानी समझते हैं ना ध्यान से, कैसे आप कार्ड का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सर ने क्या करा, 11 तारीख से लेकर के 10 मार्च तक के बीच में जो भी खर्चे करेंगे वो कब बिल आएगा, अगले महीने में। एक महीने में 30 दिन का टाइम मिला यहाँ पे मेरे को, ध्यान सुनते आना। साथ साथ जब बिल आता है, जिस डेट पे बिल आता है उसके 20 दिन का टाइम मिलता है आपको जमा कराने के पैसे। तो अगर देखा जाए तो 30 दिन वो, 20 दिन हो, कितने दिन हो गए, 50 दिन। आप सोचो, आप 50 दिन उधारी वाली जिंदगी जी रहे हो, आपको कौन देता है भाई पैसे। अगर रिश्तेदार के पास जाओ, अब भाई पैसे नहीं है, किसी दोस्त के पास पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड देता है आपको फैसिलिटी। तो एक चीज समझो, क्रेडिट कार्ड इतना देता है तो सर क्यों देता है ऐसा, उसको क्या फायदा है। एक चीज दिमाग लगाओ शुरू में, बैंक के पास डिपॉजिट बहुत ज्यादा होता है, सारे तो लोन देता नहीं है, कुछ क्रेडिट कार्ड भी बनाते हैं। इससे लोगों की हैबिट भी चेंज कर रहा हूं मैं, खर्च ज्यादा करवा रहा हूं। एक ना एक तो कोई ना कोई तो फंसेगा जो कि डिले पेमेंट करेगा, जो कि डिले। और जैसे डिले होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, इतना हाई होता है पसीने यहाँ से निकल के बिल्कुल नीचे तक आ जाते हैं। और उस दिन हाँ सर जो इस टाइम गैप के बीच में होता है इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा? नो, बिल्कुल नहीं। मेरा इंटरेस्ट कब तक नहीं लगेगा, 11 फरवरी से मैं शॉपिंग करूंगा टिल 10 मार्च के बीच में जितनी भी शॉपिंग करूंगा। पॉइंट ध्यान समझना, शॉपिंग कर ली मैंने, बिल कब आएगा अगला महीने का, 10 मार्च को आएगा। तो 10 मार्च के में 20 दिन और टाइम मिलता है, तो मेरे को पेमेंट कब तक करनी है, 30 मार्च 2023 को करनी है। अब देखो आपको फायदे गिनवाता हूं, ध्यान समझना। सर
समझा रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ आ गई। बिल डेट याद रखना, क्रेडिट कार्ड की बिल डेट क्या है मेरी, 10 तारीख है। क्या है, 10 तारीख, हर महीने की 10 तारीख को। मैंने यहाँ डेट लिखी है 11 फरवरी, आज भी 11 फरवरी है। 11 फरवरी से मैंने शॉपिंग करना स्टार्ट करा, कभी 11 को कर रहा हूँ, कभी 17 को कर रहा हूँ, कभी 15 को कर रहा हूँ, ऐसे करके डेट अलग अलग डेट पे शॉपिंग कर रहा हूँ मैं। मेरी कार्ड की लिमिट कितनी है, 30,000। मैंने मान लो 10 मार्च आते आते मैंने अपनी कार्ड की लिमिट 20,000 खर्च कर दी है। कितने खर्च कर दिए, 20,000 खर्च कर दिए। कहानी समझना ध्यान से। अब पॉइंट समझना कि 20 तारीख को आपने सर पैसे खर्च कर दिए, आपके पास जो बिल आएगा वो कितने का आएगा, जितना आपने खर्चा करा था, 20,000 का बिल आ गया। जिस डेट पे बिल आएगा उससे 20 दिन और मिलेंगे आपको। बिल कब आया मेरा, 10 मार्च को आया। खर्चे कब के हैं, वो 11 फरवरी से लेके 10 मार्च के बीच के खर्चे हैं, अलग अलग डेट पे अलग अलग खर्चे हैं मेरे। बिल की पेमेंट मैं कितने दिन तक कर सकता हूं, 30 मार्च को लास्ट कर सकता हूं। अगर सर इसके बाद करोगे तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा, वो भी लगेगा हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं क्या करता हूं भाई, पूरे महीने एंजॉय करता हूं, जो भी मेरी सोर्स ऑफ इनकम सबसे पैसा जमा करता हूं, बैंक में जा जाके जमा करता रहता हूं, और एक टाइम जब आता है बिल तो पूरा एंजॉय करता हूं लाइफ को। अभी आया, आई कल ही तो आया, अभी 20 दिन का टाइम है मेरे पास, और मैं उससे पहले अपनी क्या कर देता हूं, डिपॉजिट कर देता हूं। अब बात समझ में आई। तो एक चीज सोचो सर, उधारी वाली जिंदगी जी रहे थे, आपके पास पैसे भी नहीं थे, तभी भी आप पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। ये 30,000 किसके दिए गए हैं, बैंक के द्वारा। आपने बैंक को कब दिया, जिस डेट पे आप बिल की पेमेंट कर रहे हो। किसको, आपने तो मोमोज या जो भी चीज शॉपिंग वॉपिंग चीजें कर ली आपने। अब आप दिमाग लगाओ, इतना ज्यादा ऑनलाइन पे कार्ड पे फैसिलिटी क्यों दिया जाता है, ऑनलाइन सेल लगा रहता है बहुत जगह पे। भाई कस्टमर की हैबिट चेंज करना है, फ्री की आदत। जैसे क्रेडिट कार्ड बहुत लोगों को देखता हूँ, क्रेडिट कार्ड रखता है तो हमेशा लगा रहता है। भाई सिंपल सी बात है, हमेशा उस दिन भी समझाता है क्लास में कि इकोनॉमिक क्या है, हमारी वो जो वांट्स है अनलिमिटेड है, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। कल को अगर आप सही तरीके से टैकल नहीं कर पाओगे तो ये कार्ड बेकार लगने लग जाएगा। जब आप पे बहुत ज्यादा पेनल्टी लगेगी ना, सबको राय दोगे क्रेडिट कार्ड कभी मत इस्तेमाल करो। डेबिट कार्ड में आपके खाते में पैसे हैं, डेट इज कॉल्ड डेबिट कार्ड, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड में आपके पास पैसे नहीं है, बैंक ने आपको प्रोवाइड कर रखा है। क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट मिली होती है, और लिमिट के साथ साथ एक डेट होता है। आपको दोनों ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे देख लो भाई, ये है, जैसे प्रचार नहीं कर रहा भाई किसी का मैं SBI का, ये जैसे क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी होता है कार्डों के ऊपर, क्रेडिट कार्ड पे बेशक ना लिखा हो, लेकिन डेबिट कार्ड पर जरूर लिखा रहता है कि डेबिट कार्ड है। तो डेबिट कार्ड में ध्यान रखना, जो मेरे सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं बैंक के पास, वो मेरे अपने खुद के हैं। तो सर डेबिट कार्ड यूज करना ज्यादा सही नहीं रहेगा? अच्छा बताता हूँ इसका अगला क्वेश्चन तमन्ना का है कि डेबिट कार्ड करना यूज करना ठीक नहीं रहेगा। इसका जवाब भी सुन लो जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन में मैंने 20,000 पर टोटल खर्च करा है। मान ले आज मैंने 10,000 का एक मोबाइल खरीदा, मेरे पास दो ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से। अगर बेटा मैं 10 डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा तो मेरे 10,000 के 10,000 उसी दिन कट जाएंगे मेरे खाते से। लेकिन क्रेडिट कार्ड से करूंगा तो मेरे को अगले महीने तक वेट करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। तब तक तो मैंने 30 दिन पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखा ना पैसा। अगर 10,000 रुपये मैं अपने सेविंग अकाउंट से कर लेता यूज, तो मेरे 10,000 तो उसी दिन कट जाते जिस दिन मैंने मोबाइल खरीदा। लेकिन आपने क्रेडिट कार्ड से उसी डेट पे खरीदा तो आपको पेमेंट अभी नहीं देनी है। इसकी कब देनी है, बहुत समय बाद, मतलब अगले महीने की जब बिल आएगा ना, बिल के 20 दिन बाद देनी है आपको। तो देखो मैंने 50 दिन होल्ड करके रखा पैसा अपने बैंक में, तो मैंने तो इंटरेस्ट भी कमा लिया सेविंग पे। दिमाग लगाओ, अगर वो पैसे नहीं निकले तो 1 महीना रहा ना पैसा 10,000, तो कुछ ना आने से अच्छा कुछ तो आ रहा है सेविंग में। सिंपल लॉजिक। और एक चीज राय बता दे रहा हूँ सबको, कभी भी बैंक में सेविंग में ज़्यादा पैसा मत रखा करो। और जिस तरीके से ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो एक चीज़ और बता दो, जो UPI वाला सिस्टम कर रखा है ना, मैं एक चीज़ आपको राय दे दूँ, सबसे बेस्ट आपके अगर डेली यूज़ खर्चे हैं, मान लो एग्जांपल मैं घर से निकलता हूँ, मेरे को डेली जूस पीना होता है या मान लो 100-150 रुपये मेरे डेली के खर्चे हैं, तो मैं क्या करूँगा, वॉलेट में पैसे ऐड कर लूँगा 2,000-3,000 रुपये बस। अगर कुछ गड़बड़ शड़बड़ भी होगा ना तो 2-3 का ही नुकसान होगा। और वॉलेट की थ्रू से जमा करने से फ़ायदा होता है कि आपके उसके वॉलेट में पैसा पड़ा रहता है। जैसे ये पर्स है ना, पर्स के अंदर पैसा पड़ा है, तो पर्स में जितना पड़ा है उतना ही नहीं इस्तेमाल करोगे। लेकिन बैंक में तो बहुत सारा पैसा पड़ा है, कोई फेक कोई आपसे OTP मांग ले, कुछ मांग ले तो सफाया हो जाएगा। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ तमन्ना अब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, और ओवरड्राफ्ट भी समझ में आ गया होगा कि वो चीज़ जो आपके खुद के पैसे नहीं है लेकिन बैंक के द्वारा आपको दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो है, इधर जो पढ़ा था प्राइमरी फंक्शन पढ़ा था, ये क्या फंक्शन थे, प्राइमरी।
अब यहाँ पे आ जाओ, आपके 12th क्लास की बुक में भी दे रखा है प्राइमरी फंक्शन, तो ये सारी आप संदीप गर्वाल वाली बुक से पढ़ना, ठीक है। कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछना क्लास के अंदर, क्योंकि आप कॉलेज में जाने वाले हो ना, तो थोड़ा सा इसका एंटीना का लेवल बढ़ाओ नॉलेज गेन करने का, ठीक है। आगे चलते हैं, कहाँ गया, हाँ इधर आओ। सेकेंडरी फंक्शन, यहाँ पे क्या दे रखा है, सेकेंडरी फंक्शन। अब ध्यान समझना, सारी चीज़ें पिक्चर फॉर्म में बहुत आसानी से समझ में आएगी। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ फंड। भाई बैंक का काम क्या है, फंड ट्रांसफर करना है। आजकल तो हम जाते भी नहीं बैंक के पास, क्योंकि हम 10, 5,000, 25,000 तक तो हम गूगल पे, बहुत सारे ऐप है थर्ड पार्टी वाला, उससे हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो RTGS, NEFT, IMPS, ये सारे मोड है बैंक करती है। रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम, ऐसे इसका फुल फॉर्म है, कुछ देख लेना। तो जब भी कोई फॉर्म देखते हो बैंकिंग का, तो उसका पढ़ने की कोशिश करना। ये आपके 12th वाले में नहीं है, ठीक है, नीचे दिया नहीं होगा, दिया हुआ बस वहाँ पे देखा होगा, इतना दे रखा है 12th में, फंड ट्रांसफर, बस, ठीक है। उसको वो घर जाकर देखना क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा। आगे चल, बस ऊपर दिया हुआ ट्रांसफर, शायद पता है, ये इतना ही दिया है आपके बुक में, ये चीज़ नहीं दे रखी होगी। तो ये आपका काम है इनके फुल फॉर्म लिखना घर जा करके। ये जो भी चीज़ें मैं बीच में छुड़वा रहा हूँ, कुछ काम आप खुद भी करो घर जाके, क्योंकि नौकरी मेरी नहीं लगेगी, ठीक है, नौकरी आप सबके लगेगी, ठीक है। और चॉकलेट लेकिन सब लोग खाएंगे भाई क्लास में नौकरी लगने के बाद, ठीक है। आगे चलो, तो ये सारे फुल फॉर्म आपको काम घर जाके करना है, याद रखना। इसको बोलते हैं फंड ट्रांसफ़र, क्या बोलते हैं, फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। अब ऐसे समझना, मान लो एग्जाम्पल, बेटा एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आया तो मान लो मेरे को किसी पार्टी को 10 लाख की पेमेंट करनी है। अब गूगल पे से 10 लाख तो चला नहीं जाएगा, तो मैं बैंक में जाता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ सर मेरे को इस खाते से उस खाते में पैसे भेजना है। तो एक फॉर्म भरवाएगा और वो फॉर्म बोलेगा, तो वो पूछता है भाई कैसे भेजूँ, RTGS करूँ या NEFT करूँ, तो आप जो बोलोगे वो कर देगा। फ़र्क होता है, एक इंस्टेंटली पैसा चला जाता है और एक में थोड़ा समय लगता है, और वो थोड़ा सा चार्ज लेता है। जैसे 10 लाख भेजे मैंने, तो मेरे खाते से 10 लाख काट लेगा और वो अपने नॉमिनल चार्ज ले लेगा, वो उसकी कमाई हो जाएगी। क्लियर है भाई, उम्मीद करता हूँ। आगे देखो, कौन सा वाले में टाइम लगता है, ये आप काम करना ना थोड़ा सा, NEFT NEFT में टाइम लगता है, ऐसे RTGS में टाइम नहीं लगता, ठीक है। प्रॉपर्टी के टाइम लगता है सब, क्या RTGS RTGS बहुत जगह है, अलग अलग तरीके, हाँ, ऐसा कुछ फिक्स पॉइंट नहीं है। अभी मेरे को अपने फादर से पैसा चाहिए, मैं कहता जल्दी भेजो पैसा, तो वही वो बैंक में जाते हैं फटाफट भेजते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। IMPS देखोगे, जब ऑनलाइन कई बार ट्रांसफर करते हो ना, एक नंबर भी आता है IMPS, इन सब के फुल फॉर्म देखना। आगे देखो, डील्स इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में डील करता है बैंक। सिक्योरिटी क्या है, वही चीज़ है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स के लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ता है, डीमेट अकाउंट। कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके पास पहले डीमेट अकाउंट होगा। वो कौन खोलता है, अलग अलग एजेंसीज होती है, बैंक से थ्रू ऑपरेट होता है। मान लो एग्जांपल, संदीप सर को शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने, तो संदीप सर पहले एक डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे, उस डीमेट अकाउंट को अपने खाते से लिंक करवाएंगे। अब क्या होगा कि पहले जब मैं शेयर खरीदूंगा तो पहले मैं अपने पैसे अकाउंट से कटवा के डीमेट अकाउंट में जाएंगे और डीमेट अकाउंट से फिर पार्टी से पैसे खरीदूंगा। अब कल को मैं सेल करूंगा तो पहले डीमेट अकाउंट के थ्रू आएंगे और डीमेट से ऐसे करके, इस तरीके से फ्लो चलता है। तो ये सिक्योरिटी है। इसके अलावा यूटिलिटी फंक्शन, जैसे एक चीज़ मानना, अभी बताएं, इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, लॉकर फैसिलिटी। आप कई बार पढ़ते हो बैंक के अंदर लॉकर फैसिलिटी भी होती है। क्या होती है, लॉकर फैसिलिटी। जैसे भाई किसी का ज्वेलरी वेलरी है, बहुत सारी चीज़ रखना है। एक चीज़ आज तो थोड़ा सा बता दूं, जैसे आजकल देखो सर्टिफिकेट भी कई लोग रखते हैं प्रॉपर्टी के पेपर बैंक्स में। अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐप लॉन्च करा गया था, पीछे बहुत टाइम हो गया, डिजिटल लॉकर के नाम से, ठीक है। ये है मेरे फ़ोन में भी, ऐसे दिखा नहीं रहा बट ये है। इसके अंदर आप कुछ भी आप सेव करके रख सकते हो अपने डाटा, सर्टिफिकेट से लेकर हर चीज़, हाँ सब कुछ। तो ये काफ़ी फ़ायदा और इसकी मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक वाला अगर पकड़ेगा मेरे जेब में लाइसेंस नहीं है तो मैं वो दिखाऊंगा तो मान लेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ऐप है, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखो, फॉरेन एक्सचेंज में यही डील करता है। फिर एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ क्या लिख रहा है, कलेक्शन ऑफ द फंड एंड चेक्स। बैंक ये भी काम करता है, पार्टी के बिहाफ में फंड को कलेक्ट करता है, चेक को कलेक्ट करता है, पेमेंट देता है, ये सारी चीज़ें। अब दिन पर दिन क्या हो रहा है, चेक सिस्टम बहुत कम हो रहा है, क्योंकि ना लोग अब ऑनलाइन आ गए हैं। तो ऑनलाइन आ गए तो फंड ट्रांसफर ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे नेफ्ट लिमिट होती है ना, वो हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो धीरे धीरे लोग यहाँ पे अब कम यूज़ करते हैं चेक की फैसिलिटी। अभी भी सरकारी संस्था में बहुत होते हैं चेक वाले काम, ठीक। रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर फिर अलग अलग चीज़ें दे रखी है। तो ये सब चीज़ें नहीं भी पढ़ोगे तो आपको चल जाएगा, रफली एक आइडिया दे रखा है इसके अंदर, ठीक। अब देखो,
इसके बाद देखो पूरी कहानी में, अब आ जाओ वहीं से शुरुआत जहां से हमने करी थी। ये क्या दे रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में दे रखा है कि सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, एक मिनट आगे बढ़ा, हाँ ठीक है, देखो जी ऊपर क्या देखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्या करता है, ये देखो लिखा है आरबीआई वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन, इसके रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था। तो किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता है तो अच्छी बात है। और आरबीआई एक्ट के थ्रू आरबीआई को सेटअप करा गया था, क्लियर है। उसके बाद आप देखोगे आरबीआई कॉन्टिन्यूस टू सर्व द कंट्रोल, ये क्या करता है, देखो एक चीज समझो, पहले ये देखा आरबीआई कॉन्टिन्यूस टू सर्व एज द कंट्रोलर ऑफ बैंक ऑफ बर्मा, बर्मा आज के टाइम में म्यांमार को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, म्यांमार को, ठीक है। डेट आगे जाकर के ये सारी चीजें चेंज हुई। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना हमेशा, लिखा भी क्या है, आरबीआई ऑल्सो कॉन्टिन्यूस टू सर्व सेंट्रल बैंक टू पाकिस्तान अंटिल, क्योंकि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि उससे पहले बना था, तो सब कुछ ये मैनेज करता था। इसके बाद आपने पढ़ा भी था कि आरबीआई को भी फिर नेशनलाइज करा गया, आरबीआई को भी नेशनलाइज करा गया इन द ईयर 1949। और इसका पेपर में कभी कोई पूछ ले आपसे कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो कौन है, सीडी देशमुख, लिखा भी है फर्स्ट इंडियन गवर्नर वॉज सीडी देशमुख। और अभी का मैंने पढ़ा है 25 नंबर के शक्ति कांता दास, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे ये सब चीजें ऐसी रफली आइडिया होना चाहिए कि फिर सबसे टॉप पे कौन बैठा है, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, ये पेपर में नहीं आता, बस एक रफली आइडिया होना चाहिए। आप जो लोग बैंकों की तैयारी करते हैं यहाँ पे आपकी नौकरी लगती है, देखो ये सब नीचे, सबसे नीचे में आओगे आप, सपोर्टिंग स्टाफ, जो बैंक को चलाने हैं, सपोर्टिंग असिस्टेंट मैनेजर आप पढ़ते हो ना, मैनेजर है बैंक का, ठीक है, डिप्टी, ठीक है। तो ये जो फॉर्म निकलते हैं पीओ, वो सब इसी के अंदर आते हैं, नीचे में सुपरवाइजर के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर वो आगे जाके प्रमोट होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके ब्रांच मैनेजर पे आ जाते हैं। 5 पे स्केल है। सर सैलरी तो बता दो भाई, अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर मेरे ख्याल से नहीं भी तो आराम से 1.5 लाख 20 के आसपास हो गया, आई थिंक, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ जी, कम है ना, तमन्ना, कम है ना, बहुत ज़्यादा है, अच्छा। ये उसको मैं कभी वहाँ से कंपैरिजन करता हूँ, हम कभी भी कंपैरिजन करो, आप अपना करंट स्टेटस देखो आके आप कहाँ पर हो अभी। मान लो एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जो लाखों रुपए कमाता है तो उसके लिए तो कम ही लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति 10-20 हज़ार रुपये महीना कमाता है, अचानक उसको कोई बोल दे 1 लाख रुपए कल से तेरी तनख्वाह हो रही है, कि सदमे में ना आ जाओ सर नहीं, पहले एफिडेविट ला रही हूँ, लिख के दो मेरे को लिख के दो पहले, तभी बहुत होती है। आगे चलते हैं, तो ये आपके काम की नहीं, बस एक रफली आइडिया के लिए मैंने डाल दिया नोट्स में। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे कोई पूछ ले कि आरबीआई का रोल क्या है, ये एक पेपर में 12th में सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, जहाँ जहाँ होगा मैं बोलते भी जाऊँगा। और प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ कोऑपरेट करो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तमन्ना, बार बार तमन्ना टेंशन में आ जाती है, अगर कुछ लगेगा ना, नोट्स आप पढ़ना और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अलग से बैठ के बता दूंगा, कुछ ऐसा लगेगा, लेकिन दिमाग में और दिल में कुछ इक्वेशन को बराबर रखनी है, ठीक है, क्लियर। अब देख यहाँ पे आरबीआई दिन मैंने पढ़ाया था क्लास में पहले दिन, एपेक्स क्या होता है, हाईएस्ट बॉडी। तो इंडिया के अंदर एपेक्स कभी लिखे ना, एपेक्स बैंक, तो समझ जाना आरबीआई की बात कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे देखो ध्यान समझना, ये क्या करता है, अभी तो पढ़ाया, स्ट्रेंथनिंग करता है, डेवलपिंग करता है, डाइवर्सिफाई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें करता है। कहीं ना कहीं फिर आप यहाँ पे देखोगे कि सर ये मेंटेन करता है। सर ये चीज पढ़नी जरूरी है क्या भाई, आपके पेपर में ऑप्शन बड़ा घुमा के पूछता है कि आरबीआई के फंक्शन बता दो, हो सकता है एक पॉइंट यहाँ से दे दे कि दे टेक अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, तो होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वही डिसाइड करेगा, ठीक। उसके बाद ये सारी कहानी। इसके बाद देखो यहाँ पे, इट इज द इंडिया इमिनेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और मॉनेटरी पॉलिसी। अभी तो पढ़ा के लाया था मॉनेटरी पॉलिसी। अब आ जाओ पॉइंट पे, यहाँ पे इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर देखो, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी देखो, रोल ऑफ आरबीआई क्या है, देखो सारी चीजें वही दोबारा लिख रखा है। एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, एडवाइजर टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या करती है, एडवाइज करती है। ये सेंट्रल बैंक के क्या है, फंक्शंस है, ठीक है। एक्ट एज अ फिलोसफर एंड गाइडर ऑफ कमर्शियल बैंक, ये एक्ट करता है। कमर्शियल बैंक कौन सा था, स्टार्टिंग में पढ़ाया था,
हिंदी बोलते हैं वाणिज्य बैंक, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना है। जो भी बैंक बैठे हुए हैं जो कमा रहे हैं तो उनको क्या करता है, उसका फिलोसफर है, गाइडर है एक तरह से। फिर क्या है, प्रोटेक्टर है, मार्केट को प्रोटेक्ट करने का काम यही करती है। ठीक है, इसके बाद प्रोटेक्ट के बाद आ जाओ चैनलाइजिंग ऑफ क्रेडिट, चैनलाइजिंग ऑफ क्रेडिट है। ठीक, इसके बाद है ड्राफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी, ड्राफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब चीज़ यही करती है। तो जो भी अभी समझाया मैंने आपकी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई बार पूछा गया है पेपर में, ध्यान रखना। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी वो आगे नोट्स में आपको दिखाई देंगे। देन अब आ जाओ यहाँ पे क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है, क्या है, नोट इश्यू अथॉरिटी। अभी बताया मैंने, आरबीआई क्या करती है, नोट इश्यू यही करती है। यही पे एक चीज ध्यान रखना, 1 रुपए का कॉइन और सिक्का जो भी है वो कौन जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। बैंकर टू द गवर्नर बैंक, मतलब गवर्नमेंट का क्या है, बैंक है। ठीक, सुपरविजन रोल, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज भारत में आते हैं उसकी सबकी गार्डियन, कस्टोडियन का मतलब होता है गार्डियन। हैं? हाँ, नोट आरबीआई छापती है, लेकिन 1 रुपए का कॉइन और 1 रुपए का सर वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, बस 1 ही रुपया करती है। आजकल वो भी खत्म हो गया, शगुन के लिए 1 रुपये ढूंढो कहीं मिलते ही नहीं है, तो लोगों ने वो भी बंद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 1 रुपए का, बाकी सब आरबीआई देखती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं बता तो रहा हूँ, इस बार बजट में आगे चल के एक चीज बता रहा हूँ आपको, आगे चल के नोट भी छपने कम हो जाएंगे। ये ना जैसे नोट हार्ड कॉपी में है ना, इसकी छपाई करने में कॉस्ट लगती है। अब डिजिटल रुपीज आएगा, जैसे मान लो मेरे को किसी को, अभी तक हम खाते से खाता ट्रांसफर करते थे पैसे, अब ऐसा होगा किसी को 100 रुपये भेजने तो आरबीआई ऐसा अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। वो अब 100 रुपये ट्रांसफर करना है, 100 का नोट होगा वैसा बना हुआ प्रिंट फॉर्म में, वो दूसरे के खाते में चला जाएगा। ऐसे भी आने वाला है। ठीक है, तो बहुत तरक्की पे है। ठीक है, बनाने में पैसे लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत चल रही है। इसके अलावा आपके बुक के अंदर ये भी दे रखा है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और एक है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। 2 टाइप में है। ये सब किस में पढ़ रहे हो, ये सब फंक्शन पढ़ रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें फंक्शन पढ़ रहे हो। इसके अंदर देखो यहाँ पे दे रखा है साफ साफ, नोट इश्यू अथॉरिटी लिखा हुआ है। आरबीआई इज ऑल्सो सोल, सोल का मतलब होता है सिंगल, सोल का मतलब होता है सिंगल अथॉरिटी टू इशू अ करेंसी नोट अदर देन 1 रुपी नोट। मतलब 1 रुपए का नोट और कॉइन को छोड़ करके सारा कौन देखती है, ये देखती है। ठीक है, आगे देखो, इसमें यहां पे ये दे भी रखा है आगे की कहानी में, 1 रुपी नोट और कॉइन इज स्मॉलर डोमिनेट आर इशूड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट आर पुट इनटू द सर्कुलेट थ्रू द आरबीआई। छाप करती तो वही है, लेकिन किसके थ्रू करती है, आरबीआई के थ्रू करती है। एक चीज आपको एक चीज यहाँ पे बता दो बेटा, कोई भी सेक्रेटरी पोस्ट जो होता है ना, वो सबसे टॉप मोस्ट होता है पोस्ट। कोई आईएएस भी अगर बनता है ना, तो लाइफ में सपना होता है कि भाई रिटायर कहाँ से हूँ, सेक्रेटरी से। सेक्रेटरी मतलब समझ लो पूरा हेड है वो। जैसे मान लो मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर का सेक्रेटरी हूँ, तो समझ लो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पूरे मेरे अंडर, मेरे ऊपर कौन बैठा होगा, मेरे ऊपर मिनिस्टर बैठा होगा, बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला। ठीक है, मतलब सबसे हाईएस्ट मैं हूँ। और जॉइंट सेक्रेटरी, तो ये है कहानी। वो रिटायर होता है, सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सारी कहानी इसके अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पे ना एक चीज दे रखी है नोट्स में, ये सब चीजों पे भी डिस्कस करनी है। जैसे यहाँ पे दे रखा क्या, देखो ये चीज पहले आपको समझ में आनी चाहिए। आप सबसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो वीडियो है लंबी हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन आपको जितना देखा जाए सिर्फ उतना ही देखना, उसके बाद उतने देर तक ब्रेक लगा देना, रुक रुक के देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, इस वीडियो को तरीके से देखोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा, इससे रिलेटेड 30-40 क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे आपके पेपर में क्वांटिटेटिव, यहाँ पे क्या लिखा रखा है, क्वांटिटेटिव या क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं इसको। एक तरफ क्या लिखा है, क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक बोलते हैं। वो गुणात्मक है और ये क्या है, मात्रात्मक है। तो यहाँ पे बैंक रेट, CRR, SLR, OMRR, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी है। और इधर 3 होती है, इधर 3 होते हैं। ठीक,
अब ये क्या होता है, अब नेक्स्ट पेज पे ऐसे समझना पहले कहानी को, तो समझना। ये देखो बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है मैंने, इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। पहले एक चीज़ समझना, ऊपर हेडिंग क्या है, बैंक रेट। क्या है, बैंक रेट। देखो ध्यान समझना कहानी, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट। यहां मान लो एग्जांपल, ये सीबी है, कैनरा बैंक नहीं है, ये सेंट्रल बैंक है। जब भी सेंट्रल बैंक बोलूंगा तो समझ जाना आरबीआई। तो सर जब सेंट्रल बैंक, ऐसा करो यहाँ पे आरबीआई लिख देता हूँ, कमर्शियल बैंक को लोन देगी, ये क्या है, कमर्शियल बैंक। क्या है, कमर्शियल बैंक। तो जब ये लोन देगी, इनको पैसा देगा, और जिस रेट पे देगा, क्योंकि ये भी तो चार्ज करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को पैसे देती है उसको बैंक रेट कहा जाता है। पैसे देती है, लोन देती है। पैसे देना वही लोन देना होता है। सर उसको भी तो रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ भी, हाँ तो वो भी तो ब्याज कमा, इसीलिए तो कह रहा है। अब पॉइंट समझना ध्यान से, यहीं पे एक क्वेश्चन आएगा आपका, रेपो रेट क्या होता है, आपकी बुक में दे रखा होगा। रेपो रेट की डेफिनेशन, बैंक रेट की डेफिनेशन खोलो और उसमें सेम मीनिंग है। आप बस फर्क ये देखोगे, जहां पे लिखा है रेपो रेट, बैंक रेपो रेट की डेफिनेशन एक ही चीज है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। दोनों की डेफिनेशन वही है, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है उस रेट को बैंक रेट कहा जाता है, अगर वो लॉन्ग टर्म है। वही पैसा अगर शॉर्ट टर्म के लिए दे रही है तो रेपो रेट है। क्लियर है। अब पॉइंट समझना, सर पैसे देने की नौबती क्यों आई। अब इसकी कहानी ऐसे समझो, अब हो सकता है कल को एग्जाम्पल देखो, ये नॉर्मली देखा गया है कि देखो आप अभी थोड़ा सा 2 पॉइंट और समझ लो, सीआरआर के बारे में समझ लो। इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। इसके अंदर क्या होता है, एक चीज समझना, मान लो बैंक, आरबीआई कौन है, अभी पीछे पढ़ा है मैंने, आरबीआई क्या है, देख रेख करेगी, रेगुलेट करेगी। अब कल को कमर्शियल बैंक को पैसे मिले, भाई ऐसा तो होगा नहीं कि सारे पैसे मार्केट में लोन दे देगा। कल को भैया एक ही नीरव मोदी आते हैं, ऐसे 100 आ जाएंगे, सब पैसे लेके भाग जाएंगे, तो आम जनता तो विश्वास खत्म हो जाएगा ना बैंक से। अगर कल को जिन लोगों ने पैसा अपनी मेहनती कमाई से पैसा जमा कर रखा है और कुछ लोग आकर के पैसे लेके गायब हो जाए, तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए आरबीआई समय समय पे कुछ गाइडलाइन जारी करती है। जैसे आरबीआई कहता है कि भाई मान लो आपके पास 100 रुपये जमा हुए, मान लिया एग्जाम्पल लिया, तो 100 रुपये में सबसे पहले आप कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करोगे। क्या करोगे, कैश रिजर्व रेशो। वो पैसा आरबीआई जमा रखती है, किसका, अब इसने 5 रुपये इसको दे दिया, कंपलसरी ये क्या है, कंपलसरी है। अब पॉइंट आता है क्यों सर, उसके पीछे की कारण ये है कि सारे पैसे भी मार्केट में लोन नहीं दे सकता, पहला ये यहाँ पे दे दिया। इसके अलावा एक होगा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो ये 25% है, तो ये रेट कौन डिसाइड करता है, कितना परसेंट होगा, आरबीआई डिसाइड करती है समय समय पे। तो होता क्या है कि ये पैसा ये अपने पास खुद रखेगा, मान लो 25 रुपये और माइनस कर लो, तो टोटल 25 और 5 कितने हो गए, 30, तब बचे कितने, 70 रुपये। अब ये 70 रुपये को मार्केट में लोन दे सकती है, 70 रुपये मार्केट में लोन दे सकती है। अब पॉइंट एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, कभी ऐसा नहीं होता कि जितने भी कस्टमर हैं बैंक के सारे एक ही दिन आ जाए पैसे निकालने, कभी ऐसा नहीं होता, ऑन एवरेज होता है। या कभी मान लो हालात ठीक नहीं है, जैसे पीछे पेंडेमिक हो गया था, कोविड आ गया था, तो बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ा। जैसे कई लोगों का कार लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है, किसी की जॉब छूट गई, तो उसने आरबीआई ने आके ये बोला भाई देखो अभी देश का हालात ठीक नहीं है, तो इन लोगों की ईएमआई अभी रोक दो। लेकिन इतने शाणे हैं, रोकने का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए रोक दो, क्योंकि इनकी तनख्वाह उनका नहीं मिल रही है इस वजह से। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ, खुला, तो पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कब से चार्ज करा, पीछे से बहुत सारे लोगों ने हंगामा करा। ये क्या मतलब है कि आपने पहले पैसा रोक लिया। तो पॉइंट ये है कि जब कोई इंसान टपकने वाला होता है तो पहले उसको बिल दिखा के हायर टैग नहीं देते कि तेरा 5 लाख का बिल आ गया है, वो तो ऐसी सदमे में चला जाएगा कि मुन्ना ठीक हो रहा है, तो टेंशन मत ले। पॉइंट समझ रहे हो, पॉइंट ठीक है, ये हर जगह पे चलता है। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि आरबीआई कंपलसरी करके रखती है कितना पैसा सेफली, क्योंकि जनता की ध्यान से भी रखना है। अब पॉइंट समझना, कल को ऐसा हालात हो गया, कभी हुआ नहीं था बैंक में कि सारे कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर आ गए। अब होता क्या है कि बैंक्स पे लोगों का ट्रस्ट कब खत्म होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पीछे येस बैंक का एक इंसिडेंट हुआ था। येस बैंक में जिनका अकाउंट है, प्राइवेट बैंक है येस बैंक, उसमें बहुत सारे लोगों के अकाउंट है, ज़्यादातर बिजनेस क्लास के लोगों का है।
पीछे ये लोग ने क्या करा, अब देखो पॉइंट तमन्ना कनेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान समझियो। इसने यस बैंक प्राइवेट बैंक है, इसने बहुत सारा लोन दे दिया मार्केट में सस्ते रेट पे। अब मैं कहीं लोन लेने जाऊंगा, मैं हर बैंक में पूछूंगा ना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरे को जहाँ कम मिलेगा मैं वहीं से ले लूंगा। अब इस बंदे बोले तो इस बैंक ने बहुत सारा लोन बांट दिया, इतना पैसा दे दिया, और जब लेने की बारी आ रही तो कोई दे ही नहीं रहा उसको। एनपीए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनपीए। तो बैंक की हालत खराब होंगे नहीं होंगे, उस बैंक में पैसा किसका था, नहीं समझ में आया। मान ले बेटा इसने बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रख रखा है। मान ले एग्जांपल लेता हूँ, एसबीआई है, पीएनबी है, यस बैंक है। मेरे को कार लोन लेना था, यहाँ गया 10% है, यहाँ गया 8% है, यहाँ गया 5% है, तो मैंने इससे बैंक के लोन ले लिया। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को कार लेनी थी, सबने यस बैंक से लोन ले लिया, इसके तो पैसे लोन बहुत बट गए। अब लोन क्या कहता है, कल को रिकवर भी तो करेगा। कल को मान लो कोई कस्टमर पैसे ना दे बैंक को तो क्या हो जाएगा, एनपीए। एनपीए का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब पॉइंट समझना, ये तो ट्रैप पे फंस गया, इसके हालत खराब हो जाएंगे। इस चीज को देखने के लिए बैठा कौन है, आरबीआई। समय समय पे देखता रहता है कितना लोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हालत इतनी खराब हो गई इसकी कि इसको रोकना पड़ा कुछ टाइम के लिए, और जिनके अकाउंट थे उनको बोला भाई आप ना एक दिन में 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अब जिनके भी अकाउंट होंगे सब घबरा जाएंगे, यार किसी का 10 करोड़ है, किसी का 5 करोड़ है, कहाँ से नहीं निकाल सकते, बैंक से नहीं निकाल सकते, यस बैंक से, जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। आपका यस बैंक में, आपके यस बैंक में अकाउंट है, वहाँ पे दिक्कत आने लग जाएगी। अब कहीं ना कहीं यहाँ से प्रॉब्लम ये आएगी, इससे लोगों का ट्रस्ट खत्म होगा। क्योंकि येस बैंक बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक था, तो आगे जाके सरकार ने क्या करा, एसबीआई से रिक्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा इसको दिलवाया बैलेंस करने के लिए। मतलब पॉइंट समझ रहे हो। तो पॉइंट ये है कि सर ये जो टूल्स है ना, टूल्स का इस्तेमाल करना होता है तरीके से। तो आपको 2-3 चीज़ें समझ में आ गई होगी अभी तक कि सर बैंक रेट क्या होता है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देता है उसको लॉन्ग टर्म उसको बैंक रेट कहते हैं, लेकिन वही शॉर्ट टर्म देगा तो रेपो रेट होगा। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जिस पे ये पैसा जितना बोलेगी उतना आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। एसएलआर क्या होता है, ये भी कंपलसरी होता है लेकिन बैंक अपने पास से रखता है रिजर्व के फॉर्म में। सर 4-5 पॉइंट हो गया। एक आ गया इसमें रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हाँ, अब कमर्शियल बैंक, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देगा तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ये जितने भी रेट होते हैं हर क्वार्टर पे चेंज होते हैं। क्वार्टरली बोलते हैं इसको। हर 3-3 महीने पे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, कभी घटाता बढ़ाता भी रहता है, नहीं तो कभी इक्वल भी रखता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान से समझना, रिवर्स रेपो रेट से हमेशा 1% कम होगा, 1 से थोड़ा कम ही रहेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर ऐसा कम क्यों होता है और ज़्यादा क्यों नहीं होता। भाई एक चीज़ बताओ, मान लो ये जिस रेट पे दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। मान लो ये 4% है तो रिवर्स रेपो रेट इससे कम ही होना चाहिए, नहीं तो कल को ये 5 हो गया तो भाई इसी से पैसे लेगा, इसी को दे देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है भाई। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है। आपसे कोई पूछे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे उधार देता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये सिचुएशन कब आती है, जब इसके पास एक्सेस मनी हो जाता है या मार्केट में हालात ठीक नहीं है, नीरव मोदी ऐसे 10 लोग आ रहे हैं चोर वाले, तो मैं उनको लोन क्यों दूंगा। मैं कहा भैया नहीं, कोविड में बैंक लोन नहीं दे रही थी, पता था सबके हालत ऐसी खराब है, पता चल रहा है और पैसे दे दिया तो कोई रिटर्न ही नहीं करे। आपको पता है बैंक, आपको लगता है आसान है, हर जगह टारगेट बेस्ड काम हो गया अभी। मेरा एक फ्रेंड है बैंक ऑफ बड़ौदा में, पता नहीं कहाँ पे, उससे आज तक मैं 1,000 की, मतलब 1,000 कह रहा हूँ, 10 की गड्डी नहीं मंगवा पाया। मैंने एक बार मजाक में बोला भाई नोट तो कभी गड्डी तो दे दे भाई। कह रहा भाई हमारे खुद ब्रांच में नहीं आता, मैं कहाँ से तेरे को दूँ। पॉइंट ये चीज़ कहना चाहता हूँ, हम लोगों के लिए नज़र में बैंक 3-4 बजे बेशक बंद हो जाता है, लेकिन वो बैंक बंद नहीं होता और क्लोजिंग करके वो सब यही सब जमा घटा कर रहे होते हैं, मिलाना उलाना, क्योंकि इनको पैसे ट्रांसफर करना होता है। कोई जाके आरबीआई में लाइन में नहीं लगा हुआ कमर्शियल बैंक वाला, भाई ऑनलाइन सब ट्रांसफर करना होता है। और इन सब की ऑडिट होती है समय समय पे। क्या होता है, ऑडिट होता है। क्लियर है भाई, थके तो नहीं हो ना, लग रहा है बस हैं, थक गए हो ना। तो ऐसा करते हैं, अभी मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ, आपको 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ।